नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस। आज आपसे कोई भूमिका नहीं बांधनी, सीधे एक सवाल पूछना है। क्या आपको अपने शहर की सड़कों पर, अपने ही मोहल्ले में शाम के बाद जो है अकेले निकलने में डर लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। लेकिन इसी सवाल का दूसरा पहलू भी देखिए। क्या आपके शहर के गुंडे, बदमाश, झपटमार या अपराधियों को अपराध करने से पहले डर लगता है? जवाब आपका होगा बिल्कुल नहीं। यही आज की सबसे कड़वी हकीकत है। बढ़ता अपराध और घटता डर। आज कानून की किताबें मोटी होती जा रही है, लेकिन अपराधियों का हौसला उससे भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। सरेआम गोलियां चल रही है, बहन बेटियों से बदसलूकी होती जा रही है और अपराधी पुलिस को चुनौती देकर निकल जाते हैं। आखिर खाकी का वो खौफ कहां खो गया जिसके नाम से कभी अपराधी शहर छोड़ दिया करते थे? आज के इस स्पेशल शो में हम सिस्टम की उस सड़न को बेनकाब करेंगे जिसने अपराधियों को बेखौफ बना दिया है। बातचीत करेंगे, लेकिन दिखाते एक रिपोर्ट। अपराधी आखिर इतने बेखौफ क्यों हैं? अपराधियों के हौसले बुलंद होने के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि हमारी लचर न्याय प्रणाली है। जब एक अपराधी को यह पता होता है कि जुर्म करने के बाद भी वो कानून की कमियों का फायदा उठाकर सालों साल बाहर घूम सकता है, तो वह डरना बंद कर देता है। हमारे देश में ट्रायल यानी मुकदमे की प्रक्रिया इतनी सुस्त है कि पीड़ित न्याय की आस में बूढ़ा हो जाता है और आरोपी बेल पर बाहर आकर नए अपराधों को अंजाम देता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है गवाहों का टूट जाना। जब एक आम नागरिक किसी बड़े अपराधी के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत करता है तो सिस्टम उसे सुरक्षा नहीं दे पाता। धमकी के दम पर गवाह मुकर जाते हैं। सबूतों के अभाव में अपराधी ससम्मान बरी हो जाता है। जब सजा का दर इतना कम होगा तो अपराधियों के मन में कानून का डर कैसे पैदा होगा? कानून का डर सजा की कड़ाई से नहीं, बल्कि सजा की गारंटी से आता है और आज हमारे सिस्टम में उसी गारंटी की कमी है। अब आते हैं सबसे चुभते हुए सवाल पर। पुलिस व्यवस्था पर राजनीतिक दबाव का पहरा कितना भारी है? जब भी कहीं अपराध होता है, जनता सीधे पुलिस को कोसती है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ईमानदार पुलिस अफसर के हाथ किसने बांध रखे हैं? सच्चाई यह है कि आज पुलिस का इकबाल अपराधियों के सामने नहीं, बल्कि रसूखदारों की फोन कॉल के सामने घुटने टेक देता है। क्राइम पर लगाम कसने के लिए पुलिस को खुली छूट होनी चाहिए, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यह है कि पुलिस थानों और कप्तानों के दफ्तरों में ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल चलता है। जो अपराधी नेताओं की जी हुजूरी नहीं करता, उसका तबादला किसी ठंडी जगह या लूप लाइन में कर दिया जाता है। जब कानून के रखवाले अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेताओं के चक्कर काटेंगे, तो वे अपराधियों पर डंडा कैसे चलाएंगे? जब तक पुलिस रिफॉर्म्स को ठंडे बस्ते में रखा जाएगा और पुलिस को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक खाकी का वो पुराना रुतबा लौटकर नहीं आ सकता। हमारा तीसरा सवाल, क्या कानून कमजोर है या व्यवस्था पंगु हो चुकी है? दावा किया जाता है कि हमारे पास बहुत कड़े कानून है, लेकिन साहब, बंदूक कितनी भी आधुनिक हो, अगर उसे चलाने वाले के पास बारूद ही ना हो तो वो बंदूक सिर्फ एक खिलौना है। यही हाल हमारी कानून व्यवस्था का है। जरा इन तीनों कमियों पर गौर कीजिए जो हमारी व्यवस्था को अंदर से खोखला कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक प्रति 1 लाख की आबादी पर कम से कम 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ यह संख्या बेहद कम है। एक पुलिस वाला लॉ एंड ऑर्डर भी संभाल रहा है, वीआईपी ड्यूटी भी कर रहा है और केस की जांच भी कर रहा है। आज अपराधी साइबर क्राइम और हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी पुलिस आज भी कई जगहों पर बुनियादी फॉरेंसिक जांच के लिए हफ्तों का इंतजार करती है। जब तक वीआईपी सुरक्षा और थानों के क्राइम डिटेंशन को अलग अलग नहीं किया जाएगा, तब तक अपराधियों को पकड़ना और उन्हें वैज्ञानिक सबूतों के दम पर सजा दिलाना नामुमकिन रहेगा। हम हर रोज खबरें दिखाकर सिर्फ डर का माहौल पैदा नहीं करना चाहते। डीए न्यूज प्लस हमेशा समाधान की बात करता है। अगर वाकई इस देश और समाज से अपराधियों के हौसले पस्त करने हैं, तो ये 3 काम युद्ध स्तर पर करने होंगे। जघन्य अपराधों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जहां 90 दिनों के भीतर न्याय की गारंटी हो। दूसरा कदम, पुलिस को सियासी दखल से आजाद किया जाए। अपराधियों की कोई जाति, कोई धर्म और कोई पार्टी नहीं होती।
उसके साथ सिर्फ एक अपराधी की तरह बर्ताव हो। तीसरा कदम मॉडर्न पुलिसिंग, एआई कैमरे, नाइट पेट्रोलिंग और हर मोहल्ले में कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत करना होगा ताकि अपराधी को पता हो कि उस पर हर वक्त नजर है। कुमुद मिश्रा की रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो गुंडे ऑन कैमरा रील बना रहे हैं, लेकिन खाकी को चैलेंज करके गुंडे शहर में अपना मौज मस्ती काट रहे हैं। इसी पर हम करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से वैभव वैश्य जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बालेश्वर प्रसाद जी हैं, पूर्व डीएसपी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद शुक्ला जी हैं, एडवोकेट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि 22 से ज्यादा राज्यों में सरकार बीजेपी की है, तो सवाल पहले भी सरकार से ही बनता है। वैभव जी, आपके चुनावी भाषणों में कानून का राज और अपराधी जेल में या प्रदेश के बाहर जैसे बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन सड़कों पर जनता पस्त है और गुंडे मस्त हैं। क्या आपका ये जीरो टॉलरेंस की नीति जो है सिर्फ कागजों की सेर है? जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ कागजों में ढेर है। ये जितने अपराध होते हैं मैक्सिमम ड्रग्स के कारण होते हैं। ड्रग्स पर देखिए हमने क्या कार्रवाई की है। 2.5 साल में 45,000 किलोग्राम गांजा जला चुके हैं। एनडीपीएस में कार्रवाई करके 1100 से ज्यादा लोगों को ड्रग्स का सारा क्वार्टेल जेल में है। दूसरी बात, सफेमा की कार्रवाई होती है जिसमें लोगों की प्रॉपर्टी सीज की गई है। 16 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हम जब्त कर चुके हैं। जितनी गंदगी थी वो हम साफ करते जा रहे हैं। देखिए, गंदगी 5 साल में होती है और आप सोचेंगे कि वो 1 साल में ओवरनाइट साफ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। हम हर मोर्चे पे काम कर रहे हैं। पुलिस का मनोबल ऊंचा है। छत्तीसगढ़ पुलिस जब नक्सलियों को सफाया कर सकती है, तो ये शहर के गुंडे बदमाश भी आने वाले समय में सुधार दिए जाएंगे। जी डीएसपी साहब, एक जमाना था जब खाकी का नाम सुनकर अपराधियों के पैर कांपते थे। आज अपराधी पुलिस को ऑन कैमरा चुनौती दे रहे हैं। खाकी का वो पुराना रुतबा और खौफ कहां खो गया है? क्या वर्दी का इकबाल सचमुच खत्म हो गया है? अरे, सबसे पहले नमस्कार सभी को जो बैठे हमारे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि खौफ खत्म ये हो गया पुलिस का। अभी पुलिस की पुलिसिंग, जैसे आपने बताया कि 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जैसे आपने बताया है भी, लेकिन एक्चुअल समझदारी पर जो अपराधियों का एक भी जो अभी ट्रेडिशनल जो पहले का अपराधी थे सब बूढ़े हो गए, मर भी गए, जेल के भीतर हैं। नए टाइप के जो अपराधी जो आ रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, डिजिटल अपराधी आप कर सकते हैं, पढ़े लिखे अपराधी। तो डिजिटल अपराधी को खत्म करने के लिए वैसे एक ऐसा समाज में वर्ग बैठा है जो डिजिटल को न समझ के पुराने बातों से कंपैरेटिव करता है, जैसे आप बोल रहे हैं, आपका जो सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर प्रॉपर में पुलिसिंग में काफी चेंजिंग आया है। जैसे आपने डिबेट में बताया था, जो बोल रही थी रिपोर्ट में, कि अब हर जगह इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को अलग किया गया है। काफी प्रयासरत है। अभी डिजिटल का समय है, मोबाइल का समय है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और कुछ खामियां तो है इसमें, दो बातें हम एक्सेप्ट करते हैं। 2023 में कानून का व्यवस्था बदला, नई कानून आया, बीएनएस की धाराएं आई, सीआरपीसी बदला, एविडेंस एक्ट बदला, व्यवस्थाएं बदली, टर्म फिक्स हुआ, दिन फिक्स हुआ। इतने दिनों में आपको प्रोसिक्यूशन अपना काम करेगी। लेकिन ये तय है कि जैसे जैसे पॉलिटिक्स पर भी कुछ ऐसे शैडो पड़ता है सोसाइटी में, जो कुछ ऐसे अपराधी हैं, इस बात का सख्त है कि उनका जो मोडस ऑपरेंडी माने एमओ जो है, निश्चित तौर पर उनका भी पॉलिटिकल टाइप का अपराधियों का हुआ है। जैसे पहले आप सभी याद करें, पहले किडनैपिंग नहीं हुआ करता था। जैसे आपने बताया कि पहले पुलिस का खौफ ज्यादा था, अभी इधर किडनैपिंग है, रैंसम है, सेटिंग है। चाहे आपने कोर्ट का प्रोसेस बताया कि ये जो इतने तरीका इन्वेस्टिगेशन का, चार्जशीट के बारे में चर्चा चाहे, लेकिन है जरूर। लेकिन प्रयासरत हर राज्यों में, विशेषकर हम बिहार राज्य से आते हैं, हमारे बिहार राज्य में से ही हमने पुलिस सेवा लंबा किया। और लेकिन जहाँ तक बिहार का छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपके पूरे हम देश की बात करते हैं, कैसे काफी जो पुलिस वाले जो भी आ रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन किट दिया जा रहा है। सभी राज्यों में ऐसा है। उनको एट स्पॉट आपका पोस्टमार्टम जो भी होगा, एक डिजिटल स्टेटमेंट भी हो रहा है आपको, डिजिटल यानी एविडेंस के साथ। डीएसपी साहब, डिजिटल तो जो अपराध हो रहे हैं आज की डेट में, आप अखबार, टीवी या सोशल मीडिया देखिए, गुंडे ऑन कैमरे हैं।
ऑन कैमरे रील्स बना के धूम धड़ाका दे रहे, धनाधन गोली बरसा रहे। बहरहाल कोई बात नहीं, वकील साहब से एक जवाब ले लेते हैं। अरविंद जी, कानून की किताबें तो मोटी होती जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ट्रायल इतना सुस्त है कि पीड़ित न्याय की आस में बूढ़ा हो जाता है और अपराधी बेल पर बाहर आकर नए कांड कर देता है। क्या हमारी अदालतें अपराधियों के लिए सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित ठिकाना बनती जा रही है? अरुण जी धन्यवाद आपका, डीएसपी साहब आपका भी धन्यवाद, भाजपा प्रवक्ता महोदय का भी धन्यवाद। भैया क्या है अरुण जी, आपने इतना गंभीर सब्जेक्ट आज ले लिया है जी, ये बड़ा ब्रॉड सेक्टर है ये जी। देखिए इसमें आपको, मैं तो अधिवक्ता हूँ, मैं अपने ढंग से सोचता हूँ, लेकिन इसमें तीनों स्तंभ जो समाज के हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, जी, इन तीनों को जब तक हम टच नहीं करेंगे तब तक ये अपराधियों का हौसला ऐसे ही बुलंद होगा जी। आप पहले देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 230 भारतीय जनता पार्टी के जो है विधायक, उसमें से 90 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं जी। गंभीर आपराधिक प्रकरण समझ रहे हैं ना, सेशन ट्रायल जी। दूसरी बात, अपराधियों का राजनीतिकरण कर दिया गया है जी। अब ऑलरेडी वो अपराधी जब विधानसभा और लोकसभा में पहुंच रहा है जी, तो वो क्यों डरेगा किसी कानून को, आप उनको बताओ जी। दूसरा पहलू आप देख लो, कार्यपालिका का पुलिस प्रशासन, गृह विभाग जी। पुलिस प्रशासन में आपको ये पता है कि राजनीतिक दबाव बस पोस्टिंग होती है, एसपी, डीएसपी, टीआई, यहाँ तक कि डायरेक्ट पीएचक्यू से थाने में पोस्टिंग की जा रही जी। क्यों डरेगा वो अगला आदमी, उसको संरक्षण प्राप्त है सत्ताधारी दल का जी। अपराधी के हौसले बुलंद नहीं होंगे तो कैसे, क्या सोचते हो आप? अपराधी के हौसले तो राजनीतिक संरक्षण पर बुलंद होने रहे जी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यदि ये टीआई हमारा कहना नहीं मानेगा, डीएसपी हमारा कहना नहीं मानेगा, तो वो चौथे दिन वहां नहीं रहेगा जी। पहले जब राजनीति हुआ करती थी तो उसमें अपराधी और असामाजिक तत्वों को राजनीति से दूर रखा जाता था जी। धीरे धीरे जैसे ही हम इस ओर बढ़े वर्तमान की ओर जी, तो लगभग 20-25 साल पहले से ये व्यवस्था होने लगी कि हर राजनीतिक दल बाहुबली को टिकट देना उचित समझने लगा जी। एक इलेक्शन जो हुआ करता था पहले वो बहुत नॉमिनल एक्सपेंसेस में हो जाता था जी। आज आप देख लो, एक्सपेंसेस होता है, दारू पकड़ी जाती है, सोना चांदी पकड़ा जाता है, कंबल पकड़ा जाता है, कपड़े पकड़े जाते हैं जी। क्या ये तमाशा? जब तक विधायिका स्वतंत्र नहीं होगी, जब तक विधायिका अपने आप में खुद सुधार नहीं लाएगी, तब तक कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या करेगी? सही। हमारे पास न्यायालय में जो मुकदमे आते हैं ट्रायल जी, हमारे थोड़ा सा बोलूंगा, मेरे पास जो न्यायालय में मुकदमे आते हैं ट्रायल करने के लिए, वो तो पूरी अभियोजन स्टोरी आती है हमारे पास जी। अभियोजन स्टोरी में जब विवेचनाधिकारी जी अपराधियों के भाई को, उसके चाचा के लड़के को साक्ष्य में रूप में, साक्ष्य के रूप में सम्मिलित करेगा, तो वो हॉस्टाइल नहीं होंगे तो क्या होगा? साक्ष्य तो देंगे नहीं, वो बरी होंगे अपराधी। उनको पता कि 300 का मामला आ रहा है तो हम जो है गवाही आ रहे हैं, हॉस्टाइल हो जाएंगे सब गवाही, क्या करेगा? आई विटनेस कोई है नहीं जी। सर्कमस्टांस में कोई भी जज क्या करेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वकील साहब, वैभव जी से आपके सवालों, वैभव जी आपने सुना, वकील साहब हैं, इनकी आप तो सुनी लिए, लेकिन इन्हीं से विपक्ष का भी आरोप है, सरासर गोली चल रही है, हैवान जो है बेखौफ घूम रहे हैं। विपक्ष का भी आरोप है कि अपराधियों को आपकी पार्टी और रसूखदारों का संरक्षण मिला हुआ रहता है। सत्ता की हनक में चूर इन बदमाशों के हौसले बुलंद करने का जिम्मेदार कौन है? देश की जनता जानना चाहती है जी। एक विषय बताइए जिसमें कौन से अपराधी को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण मिला है, आप बताइए मेरे को एक विषय, आप बताइए अरुण जी, कौन से वैभव जी सुनिए, ग्राउंड में हमने रिपोर्टिंग किया है और मध्य प्रदेश चाहे ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, अधिकतम वो बदमाश जब अपराध करते हैं तो किसी न किसी नेता मंत्री का फोन आता है, किसी न किसी संरक्षण में होते हैं। और अगर पुलिस नहीं मानती, जैसे वकील साहब ने बताया, पुलिस नहीं मानती है तुरंत उसका दूसरे ट्रांसफर। वैभव जी सच्चाई आप एक्सेप्ट करिए। सुनिए अरुण जी, बॉलीवुड की स्टोरी मत सुनाइए स्टूडियो में बैठ के। कोई नेता किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देता पहली बार, और इतना नेता संरक्षण देता है तो आप वैभव जी आप ही बता दीजिए ना। आज अगर यही राजधानी रायपुर की बात कर रहा हूं, मैं राजधानी की बात कर रहा हूं, धड़ाधड़ चाकूबाजी हो रही है, छीन के भाग जा रहे हैं, पकड़ लेंगे, कार्रवाई कर लेंगे, अलग बात है, लेकिन अपराधी में इतना भाई क्यों नहीं है कानून का? संरक्षण दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा नेता संरक्षण दे रहा है? कौन सा नेता संरक्षण दे रहा है? देखिए पहली बात तो डिबेट नेशनल है, पूरे देश भर की बात कर रहा हूँ। हम हमेशा नेताओं का सर, जैसे वकील साहब जिस तरीके से बता, वकील साहब जी, वकील साहब कुछ बोल रहे, बोलिए।
बात नहीं करता जी। जहां जहां जो सत्ताधारी रहे हैं जी, वहां वहां आप उनके विधायकों को देख लो जी कानून कौन बनाता है, स्थानीय कानून विधायक बनाते हैं जी और लोकसभा स्तर पे बड़े कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, इनका लड़का उनका भतीजा जब SC/ST मुकदमे में फंसता है, जेल जाता है जी। तो उसको अगले बार शिथिल कर दिया जाता है। नहीं उसका 41(1)(4) की नोटिस देके छोड़ो, 7 साल से कम के गंभीर अपराध है। अरे कोई भी अपराध गंभीर, हर अपराध गंभीर होता है अपने स्तर पे जी। मेरा मानना यह है कि जब विधायक और सांसद के लड़के पकड़े जाते हैं तो क्यों लचीला कानून बनता है जी। दूसरी बात, मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं, 230 विधायकों में 90 विधायकों का एफिडेविट आप देखिए, और एफिडेविट में वो लिख के दे रहा है कि मेरे खिलाफ इतने मामले विचारण में है जी। समझ रहे ना, बिल्कुल मध्य प्रदेश की स्थिति तो और बदतर है। यहाँ तो मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री बने हैं, कोई भू माफिया है, कोई डान है, कोई किंग है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है। हर दूसरे दिन SP DSP का ट्रांसफर हो रहा है क्या मानने और इसको 80 से 50% भ्रष्टाचार याचिका क्यों नहीं लग रहा है? देखिए यहाँ बैठ के ना आरोप लगाने से हम अपना काम याचिका करते जाए, आप क्यों नहीं करते? आप ही तो बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी के, आप याचिका करिए ना, मैं आपके साथ हूँ। सुनिए ना शुक्ला जी आप वकील हैं, राज्य के कानून वापिस होते हैं। अरे यार बोलिए वैभव जी, बोलिए। राज्य के ना कानून अपने अपने विधायक होते हैं, एक बात। दूसरी बात, विधायकों के ऊपर मामले बनते हैं ना अरुण जी, तो विधायकों के ऊपर मामले बनते हैं राजनीतिक, कभी सड़क जाम करने के, कभी चक्का जाम के, कभी प्रदर्शन के, कभी पुतला दहन के। ऐसे 5 विधायकों के नाम बताइए आप वकील साहब मेरे को, 5 विधायकों के नाम बता दीजिए मध्य प्रदेश से जिनके ऊपर हत्या, अपहरण, लूट जैसे कोई मामला है। अरे अरुण जी देखिए, फालतू का स्टंट करने के लिए ना डिबेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? बिल्कुल, हमारा डिबेट का मकसद है अपराधियों पे खौफ हो, कानून का राज चले। एक डिबेट का हमारा सीधा सिंपल मकसद है जी। वही मैं वहीं पे आ रहा था, मेरे को पता नहीं था अरुण जी कि आपका डिबेट है। मैं ये सोच के आया था कि ये परिचर्चा है, परिचर्चा में मेरा जो विषय है ना, मैं वो विषय रख देता हूँ जी। 2 किस्म के अपराधी होते हैं मेरी समझ से, एक जो आदतन अपराधी होते हैं और एक जो नशे में अपराध करते हैं। आजकल जो अपराध की श्रेणी बढ़ रही है वो नशे के कारण है, और नशे के ये जो मैं डाटा वकील साहब दिखा रहे हैं, आपने जो प्रूफ मांगा वो वकील साहब ऑन लाइव टीवी में दिखा रहे हैं। ये शासकीय आंकड़े हैं गुप्ता जी, जी जी जी, ये शासकीय आंकड़े हैं जिसमें 36% विधायक जो है जी, वो 36 विधायक लगभग 22% के ऊपर आपराधिक मामलों, हत्या का प्रयास, गंभीर मारपीट आदि से संबंधित आरोप लगे। ये ऑनलाइन आप देख सकते हैं, मैं ये अपना डाटा नहीं दे रहा हूँ, शासन का डाटा दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, हम DSP साहब से एक जवाब ले लेते हैं। DSP साहब, जनता जब थाने जाती है तो उससे दुत्कारा जाता है, लेकिन जब कोई रसूख वाले नेताओं का फोन आता है तो वर्दी घुटने टेक देती है। क्या पुलिस के हाथ में सच में सियासी बेड़ियों से बंधे हैं या खुद खाकी की नियत में कुछ खोट है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे आपको पुलिस की जो एलिगेशन जो लग रही है, ऐसा बहुत कम पुलिस वाले पाएंगे भ्रष्ट, जो भ्रष्ट पुलिस वालों के लिए ऑलरेडी निगरानी विभाग बना हुआ। आप देखते होंगे कि घूस लेते हुए लोग पकड़ा रहे हैं आपको इस राज्यों में, 22 राज्यों BJP के राज्यों में कई लोग जेल जा रहे थे। यहाँ तक कि IAS IPS हमारे बिहार में आप देख रहे हैं ना, कितने IAS रिश्वतखोरी वाला कांड उठाइए, आपको 2 IAS सस्पेंड हो गए हैं करप्शन में। इसी क्रम में कई एग्जाम्पल्स है जो वकील साहब ने चार्ज दिखाया विधायकों पर। तो सवाल है कि वोट देता क्यों है? अगर कोई करप्ट, अगर कोई MLA खड़ा होते हैं तो क्यों लोग वोट देता है उसको? पहले वोटर को सुधरना चाहिए ना, कि अगर वो अपराधी है ये, तो खैर इस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। हम जाना चाहेंगे कि पुलिसिंग अब जो डिजिटल जो बनाए जा रहे पेज के बाद कुछ कठिनाइयां हैं इसमें। ऑफ रिकॉर्ड खत्म हो गया, एविडेंस आपका डिजिटल हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया उस पर, या हर चीज आपको। तो कई अभी भी ऐसे पुलिस वाले हैं कि उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। फैक्ट रियल हम एक्सेप्ट करते हैं आपके चैनल से। अभी भी कई पुलिस वाले हैं कि उसको मोबाइल चलाना नहीं आता। वैसे जो पुराने जो DSP रैंक के बैठे अभी भी, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, बिहार में हो, प्रमोशन पाके अधिकारी बन गए, लेकिन सब ऑफ द रिकॉर्ड वाले मास्टरपीस है। लेकिन अभी जो नया जो टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी आया है तो अब सुधरेगा। हम उम्मीद करते हैं कि 1 ईयर के भीतर जितने जो
जो तरह से आरोप लगाए आपने, डिजिटल हो जाएगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, केस जारी का, ये पुलिसिंग का, FIR का, जब हर चीज डिजिटल है, आपके ऑन रिकॉर्ड है, कैमरा पर रहेगा, हर आदमी को ई कोर्ट फाइल से देखने का अधिकार होगा। एक वक्त आएगा कि जो आपका एलिगेशन है निश्चित तौर पर उसका पहरा गिरेगा और पुलिसिंग अच्छी करी जाएगी। कुछ समय लगेगा। वकील साहब, जब कोई आम नागरिक हिम्मत करके किसी बड़े अपराधी के खिलाफ गवाही देने आता है तो कोर्ट रूम के बाहर उसे डराया धमकाया जाता है। कमजोर पैरवी और सबूतों के अभाव में हैवान ससम्मान बरी हो जाते हैं। इस पंगु न्याय व्यवस्था में आम आदमी का भरोसा कैसे टिकेगा, क्या सलाह है आपकी? पहली बात तो अब माननीय डीएसपी साहब है हमारे सामने जी, वो अच्छी तरह से जानते हैं जी क्या होता है। पहली बात तो जब पुलिस अपने आई विटनेस लिखती है जी, जब आई विटनेस होती है जी, तो आई विटनेस को सब कुछ पढ़ा लिखा नहीं पाती जी, केवल वो पुलिस तो ये सोचे करती है कि जो हम लिख रहे हैं स्टोरी ये समझ रहा है तो ये जानता है, लेकिन उसको पढ़ाया नहीं जाता। इसीलिए हमारे यहाँ कोर्टों में व्यवस्था हुई थी जी, क्लासिफिकेशन कर दिया गया था आपराधिक मामलों को जी, ये सनसनी में आएगा जी, इसमें आएगा, जनरल केस में आएगा, ऐसा करके क्लासिफाई पहले किया था। तो उसमें एक आईओ की ड्यूटी लगती थी, वो आके पहले साक्षियों को ट्रेन करता था जी, फिर उसके बाद जो है वो बयान उनका न्यायालय पहुंचता था जी। अब आम नागरिक जिसको जो हैंड टू माउथ है, किसी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है वो जी, तो वो न्यायालय में आके उसको भय है। एक तो वो सोच रहा है कि हम अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं, कहां से हमको गवाह बना दिया। लेकिन आए जब उसने देखा कि अरे 5 आदमी खड़े हैं गन लिए, चलो भैया, अब वो देख तो डर गया कि इसके खिलाफ हम दवाई देंगे तो हमारा भी मर्डर है जी। पहली बात। दूसरी बात जी, एक आतंक को खत्म करने के लिए दूसरा आतंकी पैदा करना। जी, अभी आपने उत्तर प्रदेश में अहमद का मर्डर देखा जी। वैभव जी, एक देश आपसे एक आखिरी सवाल लेता हूं आपसे कि आप ये बताइए देश में गुंडे अपराधियों पर कानून का भय कब आएगा, इसके लिए क्या कुछ रणनीति आप बना रहे हैं? देश में गुंडे अपराधियों के ऊपर कानून का भय अभी भी है। लोगों की मानसिक ये मेंटल हेल्थ का भी सब्जेक्ट है। देखिए, आप कानून कड़े करते जाएंगे, कानून समय के साथ कड़े होते जा रहे हैं, लेकिन अपराध उसके बाद भी कम नहीं होते, अपराध उसके बाद भी बढ़ रहे हैं। ये विषय है, ये नैतिकता का विषय है, ये अपनी जड़ों की ओर जाने का विषय है, ये अपने लोगों को नशे से दूर रखने का विषय है। ये ब्रॉड समस्या है। आप सोचोगे कि एक समस्या आप 2 कानून बना के या 2 एनकाउंटर, ऐसे में नहीं होने वाला है। दूसरी बात, और आपके कांग्रेस के प्रवक्ता वकील साहब जो कहते हैं, आपके कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है महोदय, वे वरिष्ठ वकील है वो। मेरी बात मैं बताना शुरू करूंगा आपको तो इंदिरा गांधी के जो लोगों ने प्लेन किडनैप किया उसको कांग्रेस पार्टी ने उठाया बनाया। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार सिख दंगों के आरोपी होने के बाद उम्र पदों में रहे, तो अमित जोगी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा अभी हत्या का आरोपी है, तो ये छोड़ दीजिए जी। हम किसी अपराधी को प्रश्रय नहीं देते, हम किसी नशे के व्यापारी को प्रश्रय नहीं देते, और ऐसे प्रश्रय देने वालों को घुटनों पे लाया जाएगा और ऐसे प्रश्रय देने वालों की धज्जियां उड़ा दी जाएगी, और ये हमारी सरकार करके दिखा रही है। जी जी, वकील साहब जी, बोलिए बोलिए, आप बोल रहे हैं। एक फोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा कनेक्शन मेरा कट गया था, पूरी बात नहीं कर पाया मैं जी। और भैया ना तो भाजपा का हूँ ना कांग्रेस का हूँ ना जनता दल, किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई सरोकार नहीं है जी। दूसरी बात, एक आम नागरिक हूँ, है ना जी, और यहाँ सीधी में मैं ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष। लेकिन सही बात यह है कि मैं जो बात बोल रहा था जी, एक आतंक को खत्म करने के लिए दूसरा आतंक पैदा करना, ये व्यवस्था कतई उचित नहीं है। और भय तो लोगों को पुलिस का जो संबंध होता है आमजन से जी जी, उसके बीच में जो गैप है, वो गैप जिस दिन नहीं रह जाएगा उस दिन आतंकवादी और अपराधी डरेगा। बिल्कुल, वरना अपराधियों के हौसले राजनीतिक संरक्षण पर ऐसे ही बुलंद होंगे, कोई एक आदमी बोलने वाला नहीं होता, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो चाहे भाजपा की जी। जवाहरलाल नेहरू का एक वक्तव्य मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि 70 साल तक, ये आप देख सकते हो व्हाट्सएप फेसबुक पे चलता है जी, कि हम आजादी तो दिला रहे हैं लेकिन 70 साल बाद इस देश को सुरक्षित रखना होगा, तो देखना कि धर्म और उसके नाम पे बांट ना पाए जी। वकील साहब में छोटे जी जी बिल्कुल, टाइम की पाबंदी है, माफी चाहता हूँ। आप तीनों का जुड़ने के लिए, तीनों मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो याद रखिए, बड़ी इमारतें, चमचमाती सड़कें और विकास के ऊंचे दावे सब
तब तक बेईमानी है जब तक इस देश की आधी आबादी यानी हमारी बहन बेटियां और आम नागरिक सुरक्षित महसूस करें। सुरक्षा कोई भीख नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब वक्त आ गया है व्यवस्था अपनी गहरी नींद से जागे, क्योंकि अगर आज अपराधियों का डर खत्म हो गया तो कल आम आदमी का इस सिस्टम से भरोसा खत्म हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपके इलाके में भी अपराध बढ़ रहा है और पुलिस का डर घट रहा है? अपनी राय, अगर ये डिबेट यूट्यूब या सोशल मीडिया में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस विश्लेषण में आज हमारे साथ इतना ही। निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अरुण गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए। नमस्कार।